ठीक है, तो संक्षिप्त किया में शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि भारतीय वायुसेना के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये नाम को ही आपको याद रखना है। 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जो है अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की जो प्रविष्टि हुई आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पे, वो कौन सी फिल्म थी, तो लापता लेडीज़। डायरेक्टर कौन है, किरण राव है। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ, और इस विजेता कौन थी, रिया सिंघा थी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। मंत्रालय याद रखना, केंद्रीय पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का। ठीक है, अभी ध्यान देना, जो तेजस लड़ाकू विमान है उस पर संचालन करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो मोहना सिंह बनी है। पहली महिला फाइटर प्लेन है, तो पायलट है, तो उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किस भारतीय मूल की लेखिका को इंग्लिश फिक्शन के लिए मिला है, तो प्रशांति राम है। क्या नाम है उनका, जो आपका पूरा ये जो फिक्शन है, अंग्रेजी फिक्शन, तो 9 यार्ड साड़ीज। ठीक है, ये उनका फिक्शन का नाम है, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हु इज़ द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है, सौरभ किरण पाल है। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका ने विश्व की सबसे अधिक उम्र की जो व्यक्ति बन गई हैं, तो जापान की 116 वर्ष की, और ये जो है पर्वतारोही हैं। ठीक है, सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति हैं पर्वतारोही। अब आते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है, तो ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म कौन है, आईना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, तो सूरज बड़जात्या को मिला है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान है कि फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है, गुलमोहर है। तो इतना आपको ध्यान देना है। बाकी इसमें देखो, ये देखो, द लायन एंड लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ द अवध पुस्तक की लेखिका कौन है, इरा मुखोटी। जो भी बुक्स हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, उनको आपको याद रखना बेहद जरूरी होता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में कौन पद ग्रहण किया है, इमैनुअल सबारियन ने। ठीक है, 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया किसे, आनंद कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक हैं। सुपर 30 एक कोचिंग है और उसके संस्थापक आनंद कुमार हैं। उन्हें कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। थॉट्स ऑफ द गाजा फ्रॉम गाजा, थॉट्स ऑफ द गाजा फ्रॉम गाजा, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, सोम्यव्रत चौधरी हैं, याद रखना है आपको। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ द अनसर्टेन वर्ल्ड की पुस्तक कौन है लेखिका, तो गीगी गांगुली हैं। इन सभी को आपको 1 से 2 बार पढ़ना रहेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स में कुछ समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। 2-3 से 3 बार आप देखोगे वीडियोज़ या खुद ही मैगजीन पढ़ोगे, कुछ दिन में आपके पास भी अवेलेबल हो जाएगी, तो श्योर है कि आपका जो है बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और याद भी हो जाएगा आपको। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है, डॉक्टर एस श्रीधर को शामिल किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी जो ये चीज़ें हैं सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। वाइल्ड वीमेन की जो लेखिका है बुक की, वो कौन है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है, टीम वाकर हैं। यूपीपीसीएस में सवाल ऐसे बने हैं। ठीक है, बुक्स पे सवाल बनते रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है, आलिया नीलम है। ठीक है, नीलम से याद रखना शब्द को, आलिया नीलम। किस खगोल शास्त्री को भारतीय जो है वो कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार मिला है, तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को मिला है। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो अमरावती में की गई है। ठीक है, FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एलिसा डी एंडा मद्राजो को, मैक्सिको की हैं ये। ठीक है, द वाटर सेड मोमेंट की पुस्तक के लेखक कौन है, अनिकेत घनश्याम है। द फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज और नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है, राणा सफवी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, 1857 अपराइजिंग उपन्यास। ठीक है, किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है, तो संजना ठाकुर को किया गया है। थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, याद रखना है आपको। हिंदी साहित्य में विकास के योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया, डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है, शैकत मजमूदार हैं। लॉन्ग आइलैंड के लेखक कौन है, कोल्म टोयबिन है, आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द विल ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन की बुक की लेखिका कौन है, अनुराधा
मैस्करेनास हैं, ठीक है। किसे एनटीए का नया डायरेक्टर बनाया गया है, तो जो है आपको बनाया गया प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रोकिंग रॉक्स एंड द बैरियर, मेमोयर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड द माउंटेनियर, इस बुक के लेखक कौन है? सुदीप्त सेन गुप्ता हैं। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ध्यान रखना इसी से। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश तांती को नियुक्त किया गया है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी इसका पूरा नाम था। यूएनसीसीडी ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है, जो कि डेजर्टिफिकेशन से, मरुस्थलीकरण से रोकने के लिए बहुत सारे पहल किए हैं, उन्होंने कार्य कर रहे हैं? तो सिद्धेश शकोरे को। क्या किसको क्या? सिद्धेश शकोरे को, ठीक है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक की लेखिका कौन है पुस्तक की? तो अल्पना किलावाला हैं। आई हैव द स्ट्रीट इन कुट्टी क्रिकेट, तो आप जानते होंगे आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा है, ठीक है। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौरव पांडे को किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो कविता संग्रह है उनका, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, उस कविता संग्रह के लिए गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर श्री सुबैया नलमुथु को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पहले सम्मानित व्यक्ति कौन बने हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले भारतीय व्यक्ति, तो फिल्म निर्माता हैं विनोद गडात्रा, ठीक है। प्रतिष्ठित जो है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसको मिला है? तो सिद्धलिंग पटना शेट्टी को मिला है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? सान्या मल्होत्रा है। इंडियाज़ फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन बुक की लेखिका कौन है? बेला भाटिया हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म बुक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा है। इंडियाज़ ट्रेस्ट पॉलिसी 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया। इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है, अरविंद पनगड़िया को नोट करना है, क्योंकि हमारे ये नीति आयोग से जुड़े भी रहे हैं, ठीक है। तो इंडियाज़ ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड क्यों लिखा है इन्होंने? क्योंकि इसके बाद से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, तो क्या ट्रेड पॉलिसी भारत की जो है उसके का इफेक्ट पड़ा, सारी चीज़ें इस बुक में जो है बताई गई हैं। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट, इस बुक के लेखक कौन है? तो नंदन कामत हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना, लव इन द टाइम ऑफ द हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रचंदा जलील हैं। द लॉज ऑफ कनेक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन्स हैं। यूएनएचसीआर ने, यानी यूएन की शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स को किया है। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देना आपको, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेजाना को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को ध्यान देना आप बस, ठीक है। पेन पिंटर पुरस्कार से किसे चुना गया? तो अरुंधति राय को चुना गया है, पेन पिंटर पुरस्कार, ठीक है। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द गॉर्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, एचपीसी लिमिटेड को और कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण की श्रेणी में WSIS 2024 के चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? C.DOT को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C.DOT को सम्मानित किया गया है ALC7E पर्यावरण श्रेणी में। किसो विटली फॉर द नेचर, इटली के विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये आसाम से बिलोंग करती हैं। ये मिसलेनियस है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आपको इसका कोई समझाने का तरीका ही नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, इसमें फैक्ट्स हैं, ये 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद मैं जब आपको लॉन्ग वाले करंट अफेयर्स में पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें मैंने लगभग विजन में पढ़ाई हुई हैं, वही चीज़ें इसमें रिपीटेड हैं। तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे विजन, वो उसको भी पढ़ सकते हैं, चीज़ें एक बार आपकी कवर हो जाएंगी या रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? याद रखना आपको, ज्योति रात्रे हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने फतह किया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इस पर यूपीपीसीएस ने सवाल कई बार पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछता है इस पर सवाल। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो कैरोस जेनी
एपनबेक लेखिका हैं, और एक अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं माइकल हॉफमैन को। यूएन ने 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए किसे चुना है? तो भारत की हैं मेजर राधिका सेन को चुना है। ठीक है। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस सूचकांक जो है, यानी प्रेस स्वतंत्रता के संबंध में पुरस्कार मिलता है, तो किसको मिला है? तो गाज़ा को कवर करने वाले फिलिस्तीन के जो जर्नलिस्ट हैं उसको, उन लोगों को मिला है। उन्होंने गाज़ा वार को अच्छे से कवर किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से किसे चुना गया है, सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। ठीक है। जस्ट अ मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव हैं। डी सुब्बा राव की जो बुक है जस्ट अ मर्सिनरी, इसको आपको याद रखना है। बिटर गार्ड बुक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू हैं। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ए.के. गांधी हैं। 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय कौन है? तो आलोक शुक्ला हैं। ध्यान देना, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यूपीपीसीएससी ने पूछा हुआ है पहले, तो उसमें पहले भारतीय जो शामिल हुए हैं आलोक शुक्ला, इसमें उनको जगह मिली है, तो याद रखना आपको। इसके बाद आना कि विश्व के सबसे बुजुर्ग जो जीवित पुरुष व्यक्ति हैं कौन है? जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड हैं, यूके के। उन्होंने 111 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति हैं तो प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यूपी का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद सलेम को सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन के हैं। राइटर्स की ये पत्रकार, राइटर्स क्या है? न्यूज एजेंसी है, विश्व की एक बड़ी एजेंसियों में से एक है, तो उनके एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको यहाँ पे मोहम्मद सलीम को, फिलिस्तीन के हैं, इन्होंने फिलिस्तीन के वॉर को इस पर कुछ फिल्माया था फ़ोटो के तौर पे, तो उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसको अभी आपको ध्यान रखना है। एफ आई हैव टू बी अ सोल्जर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा हैं। अ लाइट थ्रू क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुम लता साहनी है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2022 के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाउलूरी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया है। सुब्बा राव के नाम से याद रख सकते हैं, पी सुब्बा राव। ठीक है। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे मिला है? विजय जैन को मिला है। मुझे पता है इसमें याद करने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं ये। यहाँ से सवाल सीधे 1 न 2 सवाल जरूर बनते हैं। ठीक है, तो रिस्क आप ले नहीं सकते। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ग्रेबियल गार्सिया मार्केज हैं। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है। 2024 का एबेल पुरस्कार, यूपीपीसीएस का सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यू उठाकर देखो, उसमें करंट अफेयर्स में कई बार एबेल पुरस्कार 2 बार रिपीट हुआ है। तो एबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टेलाग्रेंट को सम्मानित किया गया है। ठीक है। जॉन डिक्स कनाडा ग्रैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड गगनदीप कांग को किया गया है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट कर सकते हो। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकीरा तोरियामा है। ठीक है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो चेक गणराज्य की, इसको स्टार मार्क करना, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिसजिकोवा है, जो कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है ऑस्कर अवार्ड में? तो ओपेनहाइमर को मिला है, आपने इसको पढ़ा होगा। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है। प्रिट्जगर को, इसको रिकेन यामामोटो को मिला है, जापान के हैं ये। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है, इरास्मस पुरस्कार। ठीक है। KPP नाम्बियर अवार्ड एस सोमनाथ को मिला है, ये कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है। किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है? लीना नायर को शामिल किया है। किसको? लीना नायर को शामिल किया गया है। ठीक है। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुरस्कार किसे मिला है? तो डीवान स्टैलियर, ये अनुवादक है इसके, पंकज कुमार चटर्जी। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार अदिति सेन को मिला है, ये भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं, यानी कि फिजिस्ट हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को मनाया जाता है। और बाफ्टा अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन मिला किसको? तो ये ओपेनहाइमर को मिला, जिसकी ऑस्कर को भी मिला, ऑस्कर ने भी। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सवाल ये पूछा गया था किसी वनडे एग्जाम्स में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष बने हैं नवाफ सलाम। ठीक है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? एलेक्स डॉसन को मिला है। लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया है।
तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो वी श्रीपति हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, इसके स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की जो डायरेक्टर बनने वाली विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो गीता बत्रा हैं। ठीक है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, SD मुनि है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेहतरीन किताब है, डिप्लोमेसी पे, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, SD मुनि ने लिखा है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद आता है कि किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल बने हैं, इंपॉर्टेंट है, उद्योगपति हैं। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो सवाल आपको ध्यान देना है इसमें कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, हेल्थ के एनरिचमेंट के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिलता है। तो किसको मिला है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु और प्रोफेसर वोटले बॉम्बे को। ठीक है, मबावे को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओंडानेल पुरस्कार मिला है? तो अशोक वीरराघवन को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, ठीक है, शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा पुरस्कार है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें 2-3 कैटेगरी आती हैं, तो उसके बारे में डिटेल जब लंबे वाले आर्टिकल जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे इसमें। ठीक है, उसमें भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना। लीजन डी ऑनर जहाँ होगा वहाँ पे शशि थरूर लगाना है, इसको आप बस यहाँ पे याद कर लो। ठीक है, अब आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, अजीत मिश्र वाला। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बेगमपेट हवाई अड्डा, ये है कहाँ पे? हैदराबाद में है। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित हुई है? तो दुबई में हुई है। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया सविता कंसलवाल को। कौन थी ये? पर्वतारोही थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, अन्य पुरस्कार वालों को छोड़ दो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। भारतीय थल सेना द्वारा 2024 के किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, यानी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन को कौन घोषित किया इसको? तो भारतीय थल सेना ने घोषित किया है। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। एक्ट्स ऑफ गॉड कानन गिल हैं। ठीक है, किस स्टेट के 108 स्थानों पे सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना है? तो गुजरात में बना है। और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो बनी है। ठीक है, हम आते हैं अब स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स से भी सवाल यूपी स्टेट पीसीएस में तो आते ही रहे हैं। यूपीएससी ने भी पिछली बार जो है 2022 में सवाल स्पोर्ट्स से पूछ दिए थे, बहुत लोग चौंक गए थे। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खेल। तो 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। ठीक है, तो इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं का विजेता कौन है? तो भारत बना है। ठीक है, तो 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा, ध्यान देना आपको। 47वें वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ? लियोन हुआ, फ्रांस में। कितने भारत ने पदक जीते? तो 16 जीते हैं इसमें, ध्यान देना है। 4 कांस्य है इसमें और 12 एक्सीलेंस जो अवार्ड है उसको मिला है। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राजा रणधीर सिंह को चुना गया है, पहले भारतीय हैं जो इन्होंने पद धारण किया है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैरकर अकेले पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 वर्षीय हैं, बेंगलोर के हैं ये। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। ठीक है, ध्यान देना है। और ये BPSC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? राजगीर, बिहार में हुई है। याद है, मैं आपको जब पढ़ा रहा था कल की क्लास में, तो राजगीर में जो उद्घाटन हुआ था स्टेडियम का, वो आपको याद रखना था, वो रिपीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे हुआ है इसका 8वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की, राजगीर में। ठीक है, किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स में भारत का सेफ डी मिशन चुना गया? सत्य प्रकाश सांगवान को चुना गया है। अच्छा, एशिया T20 वर्ल्ड कप महिला वाला का विजेता कौन बना है? श्रीलंका बना है पहली बार। पुरुष T20 का कौन बना है? भारत बना है। ठीक, एशिया कप का। और पुरुष ODI एशिया कप का विजेता कौन बना है? आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये होगा बांग्लादेश में होगा, आयोजन पूछा यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट है, शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरा ओलंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंच एल्प्स फ्रांस को किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी भी संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है निशानेबाजी में, जिनको अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था
ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल में सबसे जो टेनिस प्रतियोगिता में कौन विजेता बना है, तो कार्लोस अल्करान बने स्पेन के, ठीक है। फ्रेंच जो ओपन है इसमें महिला स्पर्धा में ईगा स्विटेक बनी है पोलैंड की, ठीक है। अब आता है कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान देना आप, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो साहिल चौहान ने एस्टोनिया के 27 गेंदों पे साइप्रस के विरुद्ध उन्होंने ये शतक बनाया है। इंडोनेशिया ओपन की बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना, सीयूकी बनी है चीन की, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ये भी आपको रखना याद, सारी चीज़ों को, इस फैक्ट्स को याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। 2 से 3 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता, तो मैग्सन कार्लसन ने जीता है, नॉर्वे के ही। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था, तो 11 जून को 2024 में, इंपॉर्टेंट है ये, 11 जून 2024 पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। इंडियन सुपर लीग में कौन सी टीम ISL का विजेता बनी है, तो मुंबई FCT बनी है, FC, ठीक है। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो बिल्किस मीर बनी है, ठीक है। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन का मोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सम्मान होता है बॉब जोन्स पुरस्कार किसको मिला है, टाइगर वुड्स को, प्रसिद्ध खिलाड़ी है गोल्फ के, अब ये सम्मान संन्यास ले चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें की ध्यान देना है कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर क्या होता है, जो पिचों का निरीक्षण करती है मैच के होने से पहले, तो जयसिंथा कल्याण बनी है, ठीक है। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविक को मिला है। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, विराट कोहली को मिला है, इंपॉर्टेंट है। महिला को किसे मिला है, तो चमारी अट्टापू के श्रीलंका की हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट किसको मिला है, तो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 को किसे घोषित किया गया, पैट कमिंस को किया गया, पैट कमिंस को ध्यान देना है। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया, ठीक है। अब लास्ट ही चल रहा है इसमें, सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन है, ज्योति रंधावा। आपको ध्यान देना है ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है, जो एक गोल्फर है। एशियन मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं स्वर्ण पदक, तो मान सिंह है ये। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का आयोजन हुआ कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये हुआ आपका घोखला बीच दीव में, ठीक है। इन खेलों का शुभंकर क्या था, ये कहाँ पड़ता है, दादर नगर हवेली दमन दीव, ये दोनों मिलाकर बनाए गए हैं, तो यहीं पे दोनों यूटी को मिला दिया गया है। तो ये क्या खेलों का शुभंकर कौन था, पर्ल एक डॉल्फिन होती है। किसने इसमें टॉप पोजीशन हासिल किया, मध्य प्रदेश ने किया, ठीक है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट लंदन UK में किया गया, ध्यान देना। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी ये इंपॉर्टेंट है, लियोनेल मेसी को मिला है। महिला खिलाड़ी किसको मिला है फीफा में सर्वश्रेष्ठ, तो एटाना बोनामाटी स्पेन की हैं, ठीक है। टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन मुंबई में हुआ था। पुरुष एथलीट वर्ग का जो विजेता था वो हेला लेमी थे इथोपिया के, और महिला में अरबैस मेनशोवी थी इथोपिया की। तो इस तरह से जो हम लोगों ने क्या किया कि ये सारी जो संक्षिप्तियाँ हैं, जो शॉर्ट्स, जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, हमने पूरे 1 साल के कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ, जहाँ से मैं इंग्लिश वाली मैगजीन के थ्रू जो है आपको मैं कवर कराऊंगा। ये है नेशनल करंट अफेयर्स, जो इंग्लिश वाली आई दृष्टि आई है, उसमें से मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ इसको। अभी कल से जो है वो पूरी हिंदी वाली मैगजीन्स का भी जो मैं PDF डाल दूंगा शाम को, और उसके बाद सभी हिंदी मैगजीन्स, हिंदी मीडियम के मैगजीन से ही सारी चीज़ें कवर होंगी। अभी मैं आपको इसमें से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें वही हैं, रिपीटेड हैं, बस इंग्लिश हिंदी का फ़र्क है, तो मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स में सेमीकॉन इंडिया 2024, बड़े इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो है ये उद्घाटन किया। ये कहाँ पे किया, तो ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा पड़ता है, और वहाँ पे किया इन्होंने। किस लिए किया, तो सेमीकंडक्टर में भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए किया है। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, जिसमें बताया गया कि कैसे जो है भारत पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बन सकता है, और उसके लिए भारत के पास क्या रणनीति है और क्या नीति है, ठीक है। तो इसका थीम क्या था, थीम याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है थीम, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। अब आपने इसको देख लिया, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आता है महाराष्ट्र। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज है कि महाराष्ट्र ने अभी जो है अप्रूव किया चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को, जो चीप मैन्युफैक्चर करेगी। जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, तो अडानी ग्रुप के और इजराइल बेस्ड कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, इसके बीच में इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो ये महाराष्ट्र ने इसको अप्रूव किया। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको जो है शुरू किया। इंपॉर्टेंट है पैसा, क्योंकि यूपीपीसीएस 2023 का पेपर अब उठाकर आप देखना, पैसे पूछे गए हैं जो भी थीम से, हालांकि बजट से पूछे गए हैं। तो क्या पता जो है सेमीकंडक्टर में जो बजट अलॉट हुआ है वही पूछे जाएगा, तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ भारत सरकार ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिजाइन इकोसिस्टम में जो भी काम कर रही हैं कंपनियां सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, उनको क्या करना है कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। अब बताया इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भारत जो है वो सेमीकंडक्टर के डिजाइनिंग में पूरा विश्व का 20% वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है और लगातार आगे बढ़ भी रहा है। तो इसके बीच में ये जो कुछ स्कीम्स हैं जो इसके अंतर्गत सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं। तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स। ये फैब्स क्या होता है, तो फैब्रिकेशन होता है, मतलब कारखाना जहाँ पे सेमीकंडक्टर की एक स्पेशल फैक्ट्री होगी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जो है निर्माण होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज़ हैं, इसमें जो स्कीम्स हैं ये शामिल की गई हैं, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है कंपाउंड सेमीकंडक्टर और इतने सारे जो OS80 यूनिट्स हैं सेमीकंडक्टर की, फिर सेमीकंडक्टर की लेबोरेटरीज़ हैं और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस हैं। ये सारी स्कीम्स इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, ठीक है। यूएसए ने और भारत ने न्यू पार्टनरशिप पे जो है साइन किया है। यूएसए अनाउंस किया है न्यू पार्टनरशिप भारत के साथ, किस लिए, तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की संभावनाओं को खोजने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना है। अब आता है कि कैबिनेट ने 7 स्कीम को जो है अप्रूव किया जो कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। कैबिनेट ने 2 सितंबर को अप्रूव किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन सकते हैं। टोटल कितना खर्च आ रहा है, तो किसानों की जीवन और उनकी आजीविका और उनके आय को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 14,235 करोड़ रुपए के साथ जो है इसने इस योजनाओं को 7 योजनाओं को लाया है, 7 स्कीम्स को लाया है। कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये इम्पॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। अब ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन किस पे बेस्ड है, तो इसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, यूपीएससी 2023 का ये PYQ है। यूपीएससी 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें G20 पे उसने सवाल पूछा था। आप सवाल उठाकर देखना, मुझे उम्मीद है कि BPSC में या यूपीपीसीएस में इस पर एक सवाल बनेगा, ठीक है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो जो भी ये नागरिक पूरे देश के हैं उनको डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए सरकार द्वारा एक बेसिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क जो बनाए जाते हैं, एक ऐसा आधारभूत संरचना का निर्माण होता है जिससे नागरिकों को सरकार जो है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, रोड्स, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें बेसिक है, इसके बिना सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। इसी प्रकार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ें होती हैं जो डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए नागरिकों को दी जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ध्यान देना है, तो भारत का UPI है जो क्या करता है, पेमेंट करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक प्रोवाइड करता है जो कि लोगों को पेमेंट करने के लिए एक मंच चाहिए। आधार कार्ड है, ठीक है, डिजी लॉकर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण हैं। इसी पे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेस्ड है, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जो किसानों की जीविका को, पूरे जीवन को सुधारने में मदद करेंगे। इसके टोटल खर्च इसमें कितने आने वाले हैं, तो 2,817 करोड़, उसी जो 14,000 करोड़ में से 2,817 करोड़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पे खर्च किए जाएंगे। इसमें 2 पिलर है, ध्यान देना है, 2 पिलर है इसमें। एक है एग्री स्टेक, दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टेक क्या करेगा, तो ये प्लेटफॉर्म बनाएगा। कैसे प्लेटफॉर्म बनाएगा, जो कि फार्मर्स को यानी किसानों को एंड टू एंड यानी कि एकदम शुरू से लेकर अंत तक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। किस चीज़ में, एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन में, यानी कि जो कृषि संबंधी जो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है फूड की, उसमें क्या करेगा, एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसानों को। क्या करेगा इसमें, तो फार्मर रजिस्ट्री होगी, किसानों की रजिस्ट्री होगी, विलेज की जो ज़मीनें हैं लैंड मैप रजिस्ट्री होगी, और कितना फसल बोया गया है उसकी रजिस्ट्री की जाएगी, ठीक है, एग्रीस्टेक में। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो भू स्थानिक डेटा है उसको शामिल किया जाएगा।
कहाँ पे सूखा पड़ा है, कहाँ पे बाढ़ आई है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जो मौसम है, सैटेलाइट डेटा है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है डेटा में, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और क्रॉप इल्ड और इंश्योरेंस की जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी के थ्रू जो है यहाँ पे उसको मतलब चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है। अब एग्रीस्टैक के अंतर्गत जो है प्रत्येक फार्मर के पास एक फार्मर आईडी होगी, यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे आपके पास आधार कार्ड की आईडी होती है। ठीक है। उसी प्रकार से 12 अंकों की उसी प्रकार से एक फार्मर आईडी होगी जिसमें उनके पर्सनल डिटेल्स होंगे। कुछ सर्विसेज होंगी, यानी कि जैसे कि इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी भूमि पर वे खेती कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन हुआ है, और क्या उनकी फाइनेंशियल डिटेल, यानी कि कितना उन्होंने किसान बेचा है फसल को, कितना आय प्राप्त हुई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी उस फार्मर आईडी पे। ठीक है। अब आता है दूसरा वाला स्कीम्स क्या है, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। 3,979 करोड़ रुपए से ये बनाया गया है। ये जो क्लाइमेट रेजिलियंस एंड प्रोवाइड फॉर फूड सिक्योरिटी 2047, यानी कि ध्यान देना इसमें, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 3,979 करोड़ रुपए खर्च होंगे। करेगा क्या, ये किसानों को प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की सुविधाओं को कम करना है और किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2047 तक हमें खाद्य की जो निर्भरता है और सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए 2047 तक हमें इसके लिए मजबूत बनाएगा। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस 2,291 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो एग्रीकल्चर के छात्रों को और रिसर्चर्स को जो वर्तमान की चुनौतियां उससे निपटने के लिए ये तैयार करेगा। जो ये मॉडर्नाइज करेगा एग्रीकल्चर एजुकेशन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिसमें अनेक प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होंगे, एआई का इस्तेमाल होगा, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ठीक है। चौथा स्कीम्स है सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो सतत तौर पे जो पशुधन है उनके स्वास्थ्य की और उनके उत्पादकता की बढ़ोतरी के लिए, उनके किसानों की जो इनकम को बढ़ोतरी करने के लिए, किसानों के फार्म लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 1,702 करोड़ रुपए की जो है पूरी स्कीम्स लाई गई है, जिसमें कि एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट और वेटनरी एजुकेशन को शामिल किया गया है, डेयरी प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को शामिल किया गया है। ठीक है। एनिमल की जो जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से जीन के पूल वगैरह स्थापित किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए भी यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। जो पशु हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए और उनकी जो प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ों यहाँ पे जो है इसमें बातें की गई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि ध्यान देना है हॉर्टिकल्चर से जो आय किसानों की मजबूत करने के लिए यहाँ पे 1,129 करोड़ रुपए की ये योजना शुरू की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, जिसमें कि बहुत सारी क्रॉप्स को शामिल किया गया है। रूट ट्यूबर एरिड क्रॉप हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लोरिकल्चर है, मशरूम के उत्पादन के लिए, प्लांटेशन, मेडिसन और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट हॉर्टिकल्चर्स के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा 1,202 करोड़ रुपए से। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये क्या करेगा, ये कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा पूरे भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च में, एजुकेशन में, और जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उससे जो बियॉन्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एग्रीकल्चर में सेक्टर में, उसको यहाँ पे उसको मजबूत करेगा। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को स्थापित किया गया है 1,145 करोड़ रुपए की, जो क्या करेगा, नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उसके सतत यूज के लिए जो है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके, सतत विकास के लिए इसकी जो है काम करेगा। ठीक है। तो 7 स्कीम्स का जो कैबिनेट ने अप्रूव किया, इसको मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है इसमें से कोई भी चीज़ें आपको गलत नहीं होंगी, सवाल बनेगा तो। ठीक है। अब आता है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसको मैंने विजन में पढ़ाया हुआ है, विजन की मैगजीन, और मैं लगातार विजन मैगजीन पढ़ाता रहता हूँ। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो छूट गया, क्योंकि डिस्टर्ब एग्जाम्स थे, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी थी, तो कुछ छूटा हुआ था 10-15 दिन से। हालांकि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ विजन की मैगजीन भी, आज से ही उसकी क्लासेस आएंगी, तो विजन की मैगजीन में आप ज़रूर देखिएगा, ये सभी चीज़ें हमने कवर कराई हुई हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लोकसभा, स्टेट असेंबली और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ एक सभी चुनाव को एक साथ कराने के लिए। सवाल पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे क्या एक साल एक देश एक चुनाव में स्थानीय चुनावों को भी शामिल किया जाएगा? तो आपको स्टेटमेंट में देना है हाँ बिल्कुल किया जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, लोकसभा की भी, स्टेट असेंबली की भी और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की। क्यों किया जाएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों लोकसभा और राज्य की जो चुनाव होते हैं वो तो चुनाव आयोग कराता है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ की चुनाव होते हैं वो राज्य के निर्वाचन आयोग कराते हैं, और हर राज्यों में अलग अलग जो होती हैं। तो ऐसे में तीनों को इसमें एक देश एक चुनाव के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी थी, वन नेशन वन इलेक्शन पे बनी थी, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी के निर्देशन में, उनके दस्ता में। ठीक है।
तो ध्यान देना है कि सरकार के अनुसार इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेज में होगा। पहली बार क्या होगा कि लोकसभा और राज्यों के चुनाव जो होंगे एक साथ होंगे। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें सभी लोकल बॉडीज़ के चुनाव एक साथ होंगे, ठीक है। माने कि पहला फेज बीता तो 100 दिन के अंदर जो है सभी देश के सभी जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके चुनाव एक बार होने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो कमेटी बनी थी इसने अपनी रिपोर्ट जो है द्रौपदी मुर्मू को सौंपी, जो 18,626 पेज की कमेटी थी, बहुत सारे लोग थे इसमें, ठीक है। तो ध्यान देना है कि इसके अभी 1951 से 1951 से लेकर 1967 तक हमारे देश में सभी चुनाव एक साथ ही हुए थे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 170वीं 1999 में, जिसने ये भी रिकमेंड किया था कि देश के जो सभी देशों के चुनाव जो एक साथ हों, ठीक है, देशों के जो सभी चुनाव हों वो एक साथ हों, ठीक है। इसी तरह से 69वीं पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी एक जो है सिफारिश की थी, तो ये ध्यान देना है। अच्छा, ध्यान देना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभी इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया था। सरकार ने जो है वो क्या किया कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उत्कृष्टता की ओर बढ़े कदम, ठीक है, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट एंड इंस्पायरिंग एक्सीलेंस। ये एक इवेंट बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है उसके सफलता की ओर जो है उसी पर ये बनाया गया था। तो ध्यान देना है कि पीएम स्वनिधि स्कीम जो क्या करती है कि ये देश के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर, इनको क्या करती है कि बिना गारंटी के, कोई भी गारंटी नहीं देना है, पहले बात ध्यान देना, बिना गारंटी के क्या करती है कि जो एक कार्यशील पूंजी ऋण देती है, कैपिटल ऋण देती है, एक ऋण प्रोवाइड करती है। इस योजना के तहत 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 1 साल के लिए 10,000 रुपये का क्या होता है, एक लोन होता है। इसका मकसद यही है कि जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट वेंडर हैं वो अपना कारोबार चालू कर सकें, ठीक है। शहरी इलाकों में वेंडिंग करने वाले सभी के लिए ये उपलब्ध होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो अब ये स्ट्रीट वेंडर्स की जो पूरी स्कीम है। अब आता है कि इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया। कौन ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे उनको जो है यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है। तो ध्यान देना, इसमें कुछ रैंकिंग भी जारी की गई है। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रेज अवार्ड जो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत आता है, यानी परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट। तो इसमें प्रेज अवार्ड मिलते हैं पीएम स्वनिधि में। तो पहला जो बड़े राज्यों की श्रेणी में, आपको बड़े राज्यों को जो मैंने हाईलाइट किया बस उतना ही आपको ध्यान देना है। एमपी टॉप पे रहा है, आंध्रा सेकेंड पे रहा, पंजाब थर्ड पे रहा है बड़े राज्यों में। यूटी में लद्दाख रहा है टॉप पे, ठीक है। बस इसके बाद ध्यान देना कि इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में स्पेशल अवार्ड मिला है, यूपी सेकेंड पे है, महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। इसके बाद आता है कि एक अवार्ड कैटेगरी थी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन के तौर पे और बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे। तो एमपी टॉप पे रहा इसमें। लोन परफॉर्मेंस में कौन अर्बन लोकल बॉडी जो है, यानी कि जो शहरी स्थानीय निकाय, कौन सा टॉप पे रहा? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो एमसीडी है दिल्ली की, वो टॉप पे रही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही एक और कैटेगरी है, दो कैटेगरियां हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी जो थी अचीवमेंट में, वो कौन सी रही? तो मेगा और मिलियन प्लस सिटी में जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, तो 10 लाख से अधिक जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में बनारस की, यूपी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बनारस नगर निगम, ये टॉप पे रहा है। तो याद रखना इसको, यूपी स्पेशल हो गया, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आता है स्पार्क्स में, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड में। ध्यान देना है कि सभी राज्यों की ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप पे कौन रहा? केरला रहा है, रैंक 2 में उत्तर प्रदेश रहा, रैंक 3 में राजस्थान रहा। बस इतना ही आपको ध्यान देना, रैंक 2 यूपी के था, ठीक है, स्पार्क अवार्ड में। तो ये चीज़ें आपके पास हो गई। अब आता है स्वच्छता ही सेवा, 2024 का कैंपेन है, ये कैंपेन है स्वच्छता ही सेवा, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा। इसी के तहत जो है यूपी में योगी जी ने मित्र वन का एक जो है कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ये पहल शुरू की थी, आपको मैंने पढ़ाया था 1 ईयर में। तो स्वच्छता ही सेवा 2024 का जो कैंपेन है ये ऑर्गेनाइज किया गया 2 अक्टूबर 2024 तक। अभी पिछले दिन कल ही जो है इसका यहाँ तक इसका 17 से लेकर 2 तक ये चला था। तो इसका थीम क्या था कि सद्भाव स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ठीक है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ठीक। इसका उद्देश्य यही है कि हमें क्या जागरूकता फैलानी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है ताकि साफ़ सफाई की एक्टिविटीज़ को जो है संचालित किया जा सके, ठीक है। अब आता है कि स्वच्छता ही सेवा के पिलर क्या हैं? तो ध्यान देना है, क्लीननेस टारगेट यूनिट है, श्रमदान एक्टिविटीज़ होंगी, यानी श्रमदान की गतिविधियाँ की जाएंगी, सफाई मित्र सुरक्षा के शिविर की लगाए जाएंगे और स्वच्छता में जन भागीदारी की जाएगी, ठीक है।
जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सफाई मित्र सम्मेलन उज्जैन एमपी में जो है उन्होंने अटेंड किया। तो सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था, एमपी में। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब आता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। पीएम आशा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यूनियन कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर की गई थी, उसने अप्रूव किया। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान पीएम आशा को ये करेगा क्या? तो ध्यान देना आपको। तो ये पीएम जो आशा है, ये पीएम आशा, ये जो योजना है 2018 में शुरू की गई थी, इसी के कंटिन्यूएशन को यहाँ पे जो है यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। तो पीएम आशा जो है, इसका फुल फॉर्म क्या था कि प्रधानमंत्री आय संरक्षण योजना, भारत सरकार की योजना थी। 2018 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो मूल्य नीति है, ठीक है, मूल्य नीतियाँ जैसे कि एमएसपी हो गया, इसको सुनिश्चित करना। ठीक है, पीएसएस था यानी कि पूर्व मूल्य समर्थन योजना, पीडीपीएस है यानी एक मूल्य कमी भुगतान योजना, निजी खरीद को और स्टॉक इस योजना को, यानी इस प्रकार के जो तमाम जो मूल्य के संरक्षण में, जो आय के संरक्षण में किसानों की जो नीतियां हैं उसको क्या करना है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करना है। उनके जो मकसद है जो कि इनकम का, उसको यहाँ पे सुनिश्चित करना है। तो ये क्या करता है, स्कीम रेम्युनरेटिव प्राइस प्रोवाइड करता है किसानों को और प्राइस वोलेटिलिटी प्रोवाइड करता है। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जो आवश्यक जो उत्पाद होते हैं कंज्यूमर्स को, उस पर यहाँ पे जो है इसमें उसको प्राइस वोलेटिलिटी इसको प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है। 35,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे खर्च होगा इसमें, 35,000। पीएम आशा जो है प्राइस सपोर्ट स्कीम और ये पीएसएफ है, ये सभी चीज़ों को इसमें कवर किया जाता है। पीएसएस क्या है? तो फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड एंड कोपरा, इट विल बी डन बाय सेंट्रल नोडल एजेंसी। ठीक है, राज्यों का इसमें इस्तेमाल होगा। ये पीएसएल है, प्राइस सपोर्ट स्कीम। फिर प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम है। इसमें क्या होगा कि जो सभी ऑयल सीड है, तिलहन के जो भी हैं, जो एमएसपी में कवर नहीं है तिलहन में, उनको यहाँ पे इसमें शामिल किया जाता है। और पीपीएसएस क्या है? तो ये पायलट बेसिस सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्या होगा कि एपीएमसी यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी किस इसमें, प्राइवेट स्टॉकिस्ट में। ठीक है, ये प्रोक्योरमेंट करेगा क्रॉप्स का उन क्षेत्रों में जहाँ पे जो है कि ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज़ करेगा और सब प्राइवेट जो लोग होंगे यानी कि जो निजी क्षेत्र के जो व्यापारी होंगे वो यहाँ पे इसमें शामिल होंगे और क्या करेंगे कि ये यहाँ पे किसानों से खरीद करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इसको शामिल किया गया था। पीएम आशा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी। किसानों के जो मूल्य हैं, जैसे कि जो मूल्य का जो नीति होती है, जैसे एमएसपी हो गया, मूल्य पीएसएस हो गया, पीडीएस हो गया, इनको यहाँ पे सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अब आता है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख एंड इट्स डिमांड फॉर 6 शेड्यूल। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पे जो है अभी दिल्ली में भी कोई लद्दाख से बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, जो कई बार न्यूज़ों में रहा है और ये लगातार अभी खबरों में है, तो सवाल पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने लद्दाख में 5 नए जिलों की गठन की घोषणा की। जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है। ठीक है, पहले 2 था, लेह और कारगिल। अब जो है इसमें ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल थे, अब यहाँ पे 5 जिले बनाए गए हैं, लद्दाख, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चुंगथांग। ठीक है, लद्दाख की डिमांड क्या है कि हमें जो 6 शेड्यूल्स में जो है यहाँ पे शामिल किया जाए। सोनम वांगचुक अभी यही प्रोटेस्ट करने दिल्ली में, इनको रोका भी गया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें अभी वो जंतर मंतर पे शायद पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये अभी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये पर्यावरणविद हैं, जो कि लद्दाख की जो विशिष्ट भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, पर्यावरण है, उसके संरक्षण की लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल में जो है इसको शामिल किया जाए और जो स्टेटहुड है उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो 6 लद्दाख की डिमांड क्या है कि लद्दाख की जो मतलब पॉपुलेशन है, देखें तो 2011 के हिसाब से लगभग 2.74 लाख है। और जो पर्यावरणविद है उन्होंने बहुत बार ये कंसर्न किया है कि जो माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है और जो औद्योगिकरण है उससे हमारे जो ग्लेशियल रीजन है, जो हमारी पर्यावरण है, उसको नुकसान पहुंच सकता है और ये एक बहुत संवेदनशील इलाका है, ऐसे इसका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिविस्ट हैं जो यहाँ पे एक्टिविस्ट जो पर्यावरण के संदर्भ में और अन्य चीज़ों के संदर्भ में मांग कर रहे हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल को हमें इसमें शामिल किया जाए ताकि जो है हम हाई एल्टीट्यूड के जो डेजर्ट हैं, अल्पाइन मेडोज हैं और ग्लेशियर्स हैं, इनको हम लोग संरक्षित कर सकें। ठीक है, तो ये डिमांड है। अब आता है कि 6 शेड्यूल होता क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि जो संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो असम, ठीक है, मेघालय,
इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है, जिसके तहत जो स्वायत्त जिला परिषद है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन में स्वायत्तता उसको मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है। खास बातें ये हैं कि इसके तहत जो आर्टिकल 244(2) है, क्लॉज 2, और आर्टिकल 275(1), इसके तहत जो छठी अनुसूची दी गई है, इसका मकसद क्या है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जनजाति जो आबादी है एसटी, उनके आबादी का क्या करना है, हमें रक्षा करना है। इसके तहत जिला और जो क्षेत्रीय परिषद है उसको कई सारे अधिकार मिले। कौन सा? जैसे कि भूमि जो राजस्व है उसका क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, आकलन करेगा, उसका संग्रह भी करेगा। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, इग्नोर करना, मैं कंटेंट जो बोला उसको आप समझो। व्यापारों को, पशुओं को, वाहनों पे टैक्स लगाएगा। किस पे? यानी व्यापार कोई हो रहा हो, कोई पशु का खरीद बिक्री हो रही हो, वाहन चल रहे हैं, उस पर टैक्स लगाएगी, यही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उसके निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टे भी देगा। जो प्राइमरी जो विद्यालय हैं, औषधालय हैं, बाजार है, पशु तालाब है, मत्स्य पालन है, जलमार्ग है, इसकी स्थापना, निर्माण या मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो जो छठी अनुसूची है उसके तहत जो प्रत्येक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा उसमें एक जिला परिषद होती है और इसमें 30 से ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस। तो अब ये हो गया। अब आते हैं कि SC अलाउज सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड ST। अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक लैंडमार्क जजमेंट आया, 7 जजों की बेंच थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी थी, और इसमें जो है उसने क्या किया कि ये आदेश दिया कि कैसे जो है हम लोग SC और ST को, कोटा को जो है इसमें सब कैटेगराइज कर सकते हैं, सब क्लासीफाई कर सकते हैं। इस पर सरकार से जो उसने राय मांगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो है ये परमिट किया स्टेट को कि सब क्लासिफिकेशन विद इन SC एंड ST कैटेगरीज को जो है, ताकि उनके अनेक प्रकार के जो लोग हैं जो उसमें कवर नहीं हो रहे हैं, जो क्रीमी लेयर से ऊपर हो चुके हैं, और उसमें जो ऐसे लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा आरक्षण का, ताकि उन लोगों को जो है ये उन कैटेगरीज में शामिल करके उन लाभ दिया जाए। तो उसको शामिल करने के लिए जो है चीफ जस्टिस ने यहाँ पर राज्यों को परमिट किया। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन EV चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस को जो है ये उलटता है इसको। ठीक है, अब आता है कि प्रीवियस अनेक प्रकार के जो सब कोटा डिफरेंट राज्यों में जो बनाए गए हैं, तो पंजाब ने भी जो एक नोटिफिकेशन, पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जो दिया था, जिसमें कि 25% SC रिजर्वेशन को कैटेगरीज में दिया गया था। तमिलनाडु में भी 3% कोटा है SC कोटा के विदिन। ठीक है, तो ये कौन सा? अरुंधतियार कास्ट में। अब कमेटी फॉर सब कैटेगराइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो चुका है, इग्नोर करना, क्योंकि हाईलाइट लग रहा है गलती से इसमें जो है कहीं क्लिक हो गया होगा, वो चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। तो जो हाईलाइटेड है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो 5 मेंबर कमेटी कंप्राइज की थी, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ने, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने, और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने भी। ठीक है, क्या करेगी? तो ये स्ट्रैटेजी बनाएगी, जैसे कि कैसे क्या स्पेशल हम लोग इंसेंटिव ले सकते हैं, कैसे हम लोग स्कीम्स पे फोकस कर सकते हैं, ताकि जो है कि हम लोग किस प्रकार से जो भी सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही है उन लोगों को हम लोग किस प्रकार से लाभान्वित कर सकें। ठीक है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट हो गया, इसको थोड़ा इग्नोर ही आपको करना। इसमें भी मैंने हाईलाइट किया था, लग रहा गलती से क्लिक हो गया होगा। तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये परीक्षाओं के जो लीक हो रहे हैं पेपर, उसके संबंध में ये नीति बनाई गई है। केंद्र ने 24 जून 2024 को नोटिफाई किया पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 एक्ट जो है, ये करेगा क्या कि जो चीटिंग है, एंटी चीटिंग लॉ है, उसको जो है ये रोकेगा। एंटी चीटिंग लॉ है, ये चीटिंग को रोकेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि ये रूल्स जो हैं ये किसने नोटिफाई किए हैं, सवाल पूछा जा सकता है और बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इस मंत्रालय ने जारी किया है। ये नहीं कि गृह मंत्रालय लगा देना, शिक्षा मंत्रालय लगा देना, ह्यूमन रिसोर्स में, मतलब कुछ भी मत लगा के आना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मंत्रालय है, इन्होंने इसको जो है नोटिफाई किया रूल्स को, जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई भी अवैध गतिविधियाँ होती हैं, या कोई भी जो सेंटर कोऑर्डिनेटर होंगे, वैल्यू इंचार्ज होंगे, या रीजनल ऑफिसर्स होंगे, अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उस पर ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, अब पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? कोई भी एग्जामिनेशन जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, या कोई एक्ट के थ्रू, या कोई अथॉरिटी के थ्रू। कौन से इसमें आएंगे? तो ध्यान देना, 5 पब्लिक एग्जामिनेशन है अथॉरिटी, इसमें 5 UPSC करा रही हो, SSC करा रही हो, RRB करा रही हो, रेलवे की IBPS करा रही हो, या NTO करा रही हो, 5 अगर ये एग्जाम्स करा रहे हैं, ये एक्ट कवर करता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, एक मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, नोट कर लो आप, इसमें स्टेट के एग्जाम्स को शामिल नहीं किया गया। ये नहीं कि राज्य लोक सेवा आयोग को परीक्षाओं को इसमें शामिल किया गया, नहीं भाई, सिर्फ 5 ही हैं इसमें। कौन से? UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA।
ठीक है, 5 एग्जामिनेशन को। अब सभी राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है या राज्यों की परीक्षाएं, उसके लिए अलग अलग कानून, जैसे यूपी ने बनाया है, बिहार ने बनाया है, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे बाद में आएगा तो, ठीक है। ये शेड्यूल 3 जो है इस कानून का बताता है कि 15 एक्शंस जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं, और बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मतलब इसमें प्रोहिबिट है, यानी कि निषिद्ध की गई हैं कि इस प्रकार से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और इसमें बताया गया कि अगर संलिप्तता होगी आपकी तो आपको क्या होगा कि 3 से 5 साल की जेल होगा और 10 लाख तक का जो है आपको जुर्माना लग सकता है। ये सभी जो अपराध होंगे, जो संज्ञेय अपराध होंगे, गैर जमानती होंगे, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का जो है 19 जून को ये उद्घाटन किया है। कुमार गुप्त के द्वारा, गुप्त डायनेस्टी के द्वारा इसको निर्माण हुआ था नालंदा जो है विश्वविद्यालय का। अब इसको फ्रांसिस बुकानन ने खोजा था 1812 में, और इसके बाद जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी ही है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। एएसआई की स्थापना का उद्देश्य जो है पूरा जो श्रेय है अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी को भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है कि बिहार गवर्नमेंट ने इसमें 455 एकड़ जो है इसमें एंशिएंट साइट के तौर पे इसको, और एंशिएंट जो पुरातात्विक स्थल है इसके लिए जो है प्रोवाइड किए हैं। आर्किटेक्ट बीवी दोषी जो हैं ये डिज़ाइन किया इन्होंने इस पूरे इको फ्रेंडली कैंपस को, और ये क्या है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है पूरी बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान देना आपको, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, बिहार स्पेशल है। अब जो नालंदा आर्कोलॉजिकल साइट है उसको 2009 में टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की, और अभी 2016 में यूनेस्को जो है नालंदा जो है यूनेस्को की साइट में जो है ये बन गया, इसको शामिल कर लिया गया था। अब आर्कोलॉजी इसमें ध्यान देना है कि कौन कौन सी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है जो बुद्धिज्म से संबंधित हैं। तो नालंदा महाविहार नालंदा में है, सांची स्तूप जो है ये बुद्धिस्ट का मोनूमेंट यहाँ पे है एमपी में, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार में है, अजंता केव औरंगाबाद में है, ध्यान देना आपको। अब आता है लोकसभा इलेक्शन 2024। लोकसभा इलेक्शन 2024 को आपको याद रखना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, किस तारीख को, 9 जून को लिया है। अब उसके साथ 72 मिनिस्टर्स ने भी जो है शपथ लिया। इसके बाद ध्यान देना इसमें। अब आता है इसमें किसकी सपोर्ट से, तो टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के थ्रू जो है, यानी टीडीपी आंध्र प्रदेश की और जनता दल यूनाइटेड के थ्रू जो है सपोर्ट की तरफ पर एनडीए की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, ध्यान देना है। नेहरू सबसे अधिक टाइम पे रहे थे प्रधानमंत्री, इसके बाद इंदिरा गांधी 15 साल 365 से, और उसके बाद मनमोहन सिंह रहे 10 साल। अब ये नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, ये भी 15 साल, यानी कि सेकंड जो है नंबर पर लगभग पहुँच ही जाएंगे, या सेकंड या थर्ड पे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे लीडर हैं जो कि पूरे भारतीय इतिहास में जो कि इन्होंने 3 बार लगातार शपथ लिया है जवाहरलाल नेहरू के बाद, पहले जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये मिनिस्ट्रीज़ की बात है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह क्या हैं, वही हैं जो पहले थे होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री, और नितिन गडकरी को जानते ही होंगे। यहाँ पे जेपी जो नड्डा है वो क्या है, हेल्थ मिनिस्टर हैं और केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं, ध्यान देना है। एस जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल ही है, तो सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, ये सिर्फ आप जानते होंगे। इसी इलेक्शन के साथ साथ क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा और सिक्किम में भी जो है यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। 7 फेजों में चुनाव हुआ था। पहली बार यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। पहली बार ध्यान देना है कि पहली बार इस पूरे चुनाव में जो भी डिसेबल्ड हैं, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है और 85 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उनको बैलेट को उनके बैलेट को यहाँ पे स्वीकार किया गया, घर से उनको वोट करने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। ध्यान देना है, पूरे जो इलेक्शंस अब तक हुए हैं सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी 31.2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ महिलाओं की जो भागीदारी है इसमें हुई है। और सैम्पेन ट्राइब्स है, सैम्पेन जनजाति जो है अंडमान निकोबार आइलैंड की, इन्होंने पहली बार अपने जनरल इलेक्शन में वोट डाला है। वोटिंग परसेंटेज के तौर पर देखें तो लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज रहा, ठीक है, 84.16, ये यूटी है। और स्टेट में देखें तो 81.56 असम में रहा, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्शन रिजल्ट्स का हम लोग बात करते हैं। तो बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। उसके बाद जो टोटल अगर देखें एनडीए की पूरी जो अलायंस है उसने 292 सीटें जीती। वहीं अगर आप बात करो तो इंडिया ब्लॉक भी जो था लगभग वो पूरी 234 सीटें मिलाकर लाया था। समाजवादी पार्टी जो है सपा यूपी की, वो तीसरी पार्टी बनी, 37 सीटें उसने जीती ओवरऑल यूपी में, ठीक है। राकिबुल हुसैन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे अधिक जो वोटों के मार्जिन से जीतने वाले एमपी बने, 10.1 लाख, यानी धुबरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है असम में, वहाँ से जीते। अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान देना है
इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट एमपी में ध्यान देना है पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी की यूपी के 25 साल की, सौम्यवी चौधरी भी हैं बिहार की, और प्रिया सरोज है यूपी के 25 साल के यंगेस्ट एमपी बने हैं। ठीक है, ध्यान देना आपको। अब आता है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो हुए हैं, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, ठीक है, ये इलेक्शंस हुए। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो है चंद्रबाबू नायडू ये सीएम बने हैं, और उसमें गवर्नर कौन थे, एस अब्दुल नाजिर ने उन्होंने शपथ दिलाई। पवन कल्याण डिप्टी सीएम बने। और टोटल सवाल पूछता है यूपी पीसीएस में, जो भी इलेक्शंस जिस स्टेट में हुए हैं वहाँ के विधानसभा की सीटों को भी आपको याद रखना है। मैच द कॉलम में सवाल प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, याद रखना आपको। तो आंध्र प्रदेश में टोटल सीट कितनी है, 175 सीटें हैं। ठीक है, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी बने हैं। ठीक है, ये पहले जो सीएम हैं, तो ये ध्यान देना है, जो कोंझर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो ध्यान देना इसमें कि 2 डिप्टी सीएम है, केवी सिंह देव और पार्वती परिदा। यहाँ पे टोटल सीटें कितनी हैं, 147 हैं। सिक्किम के कौन बने हैं, प्रेम सिंह तामांग बने हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीता यहाँ पे चुनाव, और ये गवर्नर कौन थे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। टोटल सीटें देख लेते हैं हम लोग कि सिक्किम में कितनी है, 32 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं, 32 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं हम लोग, प्रेम खांडू स्वार, ये जो प्रेम खांडू जो हैं उन्होंने, पेमा खांडू, इन्होंने जो शपथ लिया है, और ये डिप्टी सीएम बने चौना मेन, और 60 सीटें हैं, इसमें से 46 सीटें इन्होंने जीती हैं। बीजेपी रिटर्न की है। ठीक है, बीजेपी की पूरी जो गठबंधन वाली थी पार्टियां, वो रिटर्न की, एनडीए की। अब आता है इलेक्शन असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट 2023 में भी असेंबली इलेक्शन हुए थे। तो ध्यान देना किस में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, एमपी में हुआ था, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हुआ था। एमपी में कौन कौन से तो हुआ था, तो एमपी में आपको मोहन यादव सीएम बने, जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बने, नरेंद्र सिंह तोमर क्या बने, जो हमारे कृषि मंत्री थे पूर्व, वो क्या बने, विधानसभा अध्यक्ष बने गए वहाँ पे। और टोटल जो सीटें वहाँ पे हैं, तो ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है कि इसमें 230 हैं। ठीक है, राजस्थान में भी चुनाव हुए, 200 सीटें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो भजन लाल शर्मा न्यू चीफ मिनिस्टर बने, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा जो हैं वो डिप्टी सीएम बने हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों में बीजेपी जीती थी। विष्णुदेव साई जो बने थे, पहले ट्राइबल सीएम हैं छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साई। इसके बाद ध्यान देना है आपको मिजोरम में, मिजोरम क्या है, 40 सीटें हैं। तो जोराम पीपुल मूवमेंट जो है, इन्होंने जेपी में इन्होंने 27 सीटें जीती हैं, और लाल दुहोमा ये चीफ मिनिस्टर बने। तेलंगाना का भी जो इलेक्शंस हुआ, इसमें 119 सीटें हैं यहाँ पे टोटल। ध्यान देना 119 सीटें, सीटों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जानना है कि रेवंत रेड्डी जो है ये सीएम बने हैं। ठीक, और डिप्टी सीएम में भट्टी विक्रमार्का बने हैं, ये डिप्टी सीएम। अब आता है कि रेलवे एक्सीडेंट एंड कवच सिस्टम। अब आता है आपका रेलवे एक्सीडेंट एंड कवच सिस्टम। तो 17 जून 2024 को गुड्स ट्रेन, क्या नाम था उसका, कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है, ये इसके बाद डिरेल हुई थी, लड़ गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी। तो ये न्यूज़ में था कवच सिस्टम रेलवे एक्सीडेंट की। तो कवच क्या है, रेलवे की, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझना। रेलवे की क्या है, एक ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, एटीपी प्रणाली, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीपी प्रणाली। इसको मैंने आपको विजन के मैगजीन में पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ये ट्रेन हादसों को रोकने के लिए बनाई गई है, जिसमें ध्यान देना आपको इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। ये प्रणाली जो है रिसर्च, डिजाइन और मानक संगठन RDSO के द्वारा बनाई गई है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात करना है इसको, और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन 3 भारतीय कंपनियां हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है RDSO ने बनाई है। बी राजा राम ये जो है इनको मुख्य माना जाता है, जो कि ये इन्होंने स्काई बस मेट्रो सिस्टम के तौर पे भी काम किया है। इनको कवच सिस्टम में इन्होंने बहुत अधिक रोल निभाया था। ठीक है, कवच का मकसद ये होता है कि सुरक्षित रूप से ट्रेनें चलें और टकराव से बचें। इसमें होता क्या है, क्या टेक्निक यूज़ होती है, तो ध्यान देना, इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या करती है कि ये जो प्रणाली है ना, टोटल ट्रेनों की स्पीड पे ये नज़र रखती है, और खतरे आएंगे तो उसकी जानकारी देती है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इस्तेमाल क्या होता है, तो RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक जो होती है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, 2012 में इसको जो है इसको शुरुआत हुई थी, पहला परीक्षण 2016 में हुआ था, और इसके बाद ध्यान देना 2024-25 में बजट में इस प्रणाली को लागू करने के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपया का आवंटन हुआ। ये इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो आप कॉपी में, कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में बजट में कवच प्रणाली को लागू करने के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस तो ऐसे उलझुल सवालों को बनाता ही है।
ठीक है, तो याद रखना आपको। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 मैंने आपको विजन में पढ़ाया हुआ है, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस एक्ट ये 2024 में 18 जून को एक्ट में आया, जो कि 125 साल पुराने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस किया है। इसमें क्या करेगा, ये अलाउ करता है कि जो केंद्र है वो इंटरसेप्ट कर सकती है, खोल सकती है, किसी भी जो आइटम है उसको डिटेन कर सकती है, और जो कस्टम के विभाग के जो प्राधिकृत अधिकारी होंगे उनको डिलीवर कर सकती है कि जो आप जांच करो इसकी। ठीक है, ये जो एक्ट है इसके की हाईलाइट ये है कि ये भी पूरे ये केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन के द्वारा या कि मतलब ये एम्पावर करती है कि कोई भी ऑफिसर को इसको डिटेन कर सकता है, जो पार्सल्स जा रहे हैं उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। किस लिए, तो राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में, विदेशी देशों के मैत्री देशों के जो मित्रवत संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को, इमरजेंसी को और पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। जो आपको ध्यान देना है कि कोई अदर कानूनों के जो उसको लागू करने के लिए या उसको अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए करती क्या है कि इसको मतलब आप चाहें तो उसका चेकिंग हो सकती है, सस्पेक्ट हो सकता है, उसको रोका जा सकता है, डिटेन किया जाता है, मतलब तमाम चीज़ें इसमें लॉ दी जाती हैं। ठीक है, ये जो लॉ है ना वो डीजी पोस्टल सर्विसेज जो होते हैं उनको रेगुलेशन करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें अगर मान लो कि एक्ट है, अगर कोई भी पनिशमेंट नहीं कवर करता है, किस लिए, अगर मान लो चोरी हो जाए या कोई पोस्टल आर्टिकल है उसका मिस एप्रोप्रिएशन हो जाए, तो पहले क्या आता था कि पनिशमेंट होता था, अब इसमें पनिशमेंट हटा दिया गया है। ठीक है, चीज़ें यही हैं। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट के मिलान के संदर्भ में जब चुनाव हो रहा था तो ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ कि वीवीपैट पे और जो इलेक्शन हो रहा था उस वक्त जो एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया कि 100% वीवीपैट मशीनों का जो है मतदान के साथ मिलान किया जाए, पर्ची को मिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि 100% मिलान संभव नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, रैंडम मिलान आप कर सकते हैं, वो आपको एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यही बातें इसमें है। तो एडीआर जो है उसका जो गठन है वो एक सोसाइटी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे काम करती है, 1999 में हुआ था, जिसने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि जो वोटर होंगे वो कैंडिडेट के बैकग्राउंड को जाने, इसके बारे में एडीआर ने पहल की और उसको लागू किया गया। और इसके बाद नोटा का विकल्प भी एडीआर के ऑप्शंस के थ्रू ही आया था, एडीआर के थ्रू ही आया था, और एडीआर ने ही जो इलेक्शन बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी एडीआर की। ठीक है, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे ये काम करती है। तो इस तरह के 1 घंटे क्लास में हम लोगों ने संक्षिप्त किया पढ़ी है, और नेशनल अफेयर्स का बहुत सारा आर्टिकल भी पढ़ा है। शाम की एक और क्लास में लूँगा, इसमें मैं आपको जो है नेशनल के सभी आर्टिकल्स कवर करके ख़त्म कर दूंगा। फिर हिंदी में जो है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये आपका ये दायित्व बनता है। इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप जो है आप सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।